हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग विंडो। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चंस की, क्योंकि पेपर में इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड्स। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स are interdependent upon each other. One cannot study the two in isolation. कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के आइसोलेशन में हम इनको नहीं पढ़ सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। अपोजिट तरीके से हम पढ़ते हैं, जब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन होगा, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एज अ होल पढ़ा जाता है। और वो होल किससे बना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स मिलके ही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बना रहे हैं। लाइक कि हम कह सकते हैं कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट प्राइस स्टेबिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं प्राइस के बारे में हम दोनों जगह बात कर ही रहे हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू है। दूसरा कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ए स्मॉलर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ द ग्रेटर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये भी बात सही है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल पढ़ते हैं। तो डिमांड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और एग्रीगेट डिमांड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न आर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शंस एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन है, फाइनेंशियल हेल्प received by the flood victim should not be included while estimation of national income। ये एकदम बात सही है कि जो फ्लड विक्टिम के को हम एक कोई हेल्प देते हैं वह नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है। रीज़न क्या है? फाइनेंशियल हेल्प इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये बात सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिलेटरल पेमेंट होता है। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही कुछ किया जाए उसको हम यूनिलेटरल पेमेंट बोलते हैं। यूनिलेटरल पेमेंट या ट्रांसफ़र पेमेंट हम उसको बोलेंगे। तो ये भी सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन है, नॉमिनल जीडीपी इज़ ऑलवेज इक्वल टू रियल जीडीपी। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं हायर प्राइस पे निकाला गया है। इस साल के प्राइसेस अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो हमारी जीडीपी निकल के आएगी वो ज़्यादा आएगी। एक एग्जांपल के तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इस साल जो हमारे पास क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो 10 हुई है और इस साल के जो प्राइजेज़ हैं वो 10 है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी आएगी वो 100 आ गई, हमारी 100 रुपीज़ की। लेकिन रियल जीडीपी क्या कहता है? रियल जीडीपी ये कहता है कि करंट ईयर की क्वांटिटी को किसी बेस ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करा जाए। तो करंट ईयर की जो क्वांटिटी थी हमारी, अभी हमने समझा कि वो 10 है, और बेस ईयर के जो प्राइजेस है जो पहले से डिसाइडेड है, तो बेस ईयर का जो प्राइजेस है अगर वो मान लेते हैं कि 8 है, तो इस वाली सिचुएशन में हमारी जीडीपी 80 रुपीज़ की आ रही है। तो ये तो इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। और रीज़न क्या है यहाँ पे? रियल जीडीपी इज़ बेटर मेजर टू मेक अ पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर एज अ कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो रीज़न तो इसका सही है, क्योंकि हर साल अगर मान लो प्राइस अप एंड डाउन जाएंगे तो पीरियोडिक अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास ऐसा प्राइस होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करें। तो हमारा रीज़न तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा रीज़न तो सही है, तो रीज़न हमारा ये ट्रू है और वो गलत है। तो देखते हैं कि हमारा रीज़न कहाँ ट्रू है। तो रीज़न ट्रू हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ
वो हुआ डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका असर्शन पब्लिक गुड्स possesses द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। मीन्स कि जो पब्लिक गुड्स होती है उसका एक नॉन राइवलरी, इसका कोई राइवलरी नहीं होता और वो ख़त्म नहीं होती है। देखो किसी किसी हद तक तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होती है लाइक पार्क हो गए उनको हर कोई यूज़ करता है, रोड हो गए उनको हर कोई यूज़ करता है, तो ये इसका कोई राइवलरी नहीं है, ये सही बात है। और वो ख़त्म भी नहीं होती है। ख़त्म होने से मतलब ये नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर उस पर बहुत ज़्यादा हम उसको यूजेस ना करने लग जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, सही रहती है। एनवायरनमेंट है वो ख़त्म नहीं होती, वैसे ही रहता है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईली हम एक्सेसिव यूज़ करने लग जाते हैं तो वो ख़त्म होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, तो हमारा असर्शन जो है वो असर्शन तो ठीक है कि पब्लिक गुड्स ऐसा ही होता है जी। सो असर्शन हमारा ट्रू है, लिख दिया हमने। फिर कह रहा है कि नॉन राइवलरी मीन्स कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस कंजम्पशन फ्रॉम द अदर पर्सन, वेयर नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी implies दैट नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये भी बात सही है कि किसी की एक के यूज़ करने से दूसरे के लिए वो ख़त्म नहीं हो जाती है। पार्क में अगर कोई वहाँ पे गया हुआ है और अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो कोई अगर वहाँ पे रह रहा है, कोई अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इवनिंग वॉक कर रहा है, तो उसकी वजह से दूसरों के लिए कोई दिक्कत उतनी होगी नहीं, तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं कि असर्शन के बाद हम लिखते हैं बिकॉज, और फिर हम पढ़ते हैं तो बिकॉज पढ़ने के बाद एक सेंस आ रहा है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू and R is the correct explanation of A. So correct answer is option A. Now move on to the question number 5. Question number 5 का assertion nominal GDP is always equal to real GDP. Nominal GDP real GDP की इक्वल हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन always ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी से। कैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि 2023 में जो हमारा आउटपुट हुआ, जो हमने चीज़ों को प्रोड्यूस करा, वो हमने चीज़ों को प्रोड्यूस करा, मान लेते हैं कि हमने 100 यूनिट चीज़ों को प्रोड्यूस करा, और उसके जो प्राइजेज़ थे, इस साल के जो प्राइजेज़ हैं, मान के चलते हैं कि इस साल के प्राइजेज़ हमारे 5 रुपीज़ हैं। तो अगर 5 रुपीज़ है तो इस वजह से जो 2023 का जीडीपी होगा, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो 500 रुपीज़ का होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, ये तो हो गया नॉमिनल जीडीपी की बात। लेकिन रियल जीडीपी क्या कहती है? रियल जीडीपी हमें ये बताती है कि इस साल की जो क्वांटिटी होगी, इस साल की जो हमारी क्वांटिटी होगी, उसको हम किसी बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साल की क्वांटिटी हमने कितनी ली थी? इस साल की क्वांटिटी हमने ली थी 100, और बेस ईयर के प्राइजेस, कोई भी बेस ईयर का प्राइजेस में भी ज़्यादा हो सकता है, में भी कम हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बेस ईयर के प्राइजेस जो था वो कम था। बेस ईयर का प्राइजेस हमने कितना लिया? तो बेस ईयर का जो प्राइजेस था हमारा, कोई पीछे साल का प्राइजेस होता है, कोई भी जो गवर्नमेंट डिसाइड करके रखी हुई है, तो बेस ईयर का जो प्राइजेस था वो मान लेते हैं प्राइजेस था 4। इस वजह से क्या हुआ कि जो जीडीपी निकल के आया वो हो गया 400 रुपीज़। 400 रुपीज़। तो क्या ये इक्वल है 500 और 400? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो फॉल्स है जी। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या कह रहा है, ज़रा रीज़न हम समझते हैं। 400 और 500 आप रिमाइंड करके रखना। ओके, रीज़न कह रहा है कि रियल जीडीपी इज़ बेटर मेजर टू मेक अ पीरियोडिक कंजम्पशन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द डिफरेंट ईयर एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। एकदम बात सही है, क्योंकि जब हमें पीरियोडिक कंपैरिजन करना हो तो कोई हमारे पास ऐसा एक प्राइस होना चाहिए, एक फिक्स प्राइस होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने कंपेयर करने के लिए बेस ईयर प्राइस रखे थे। तो ये तो हमारा सही कह रहा है कि जो रीज़न है वो हमारा ट्रू है। तो हम रीज़न ट्रू है और हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है। तो देखो असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू का है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। होप कि ये आपको असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो लर्निंग विंडो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो आपकी तरह वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच
for joining us.